Now we will look at the another elements, that is misrepresentation and fraud. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोअर्शन को और अनड्यू इन्फ्लुएंस को. अब मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वैसे देखा जाए तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों लगभग एक टाइम तक दोनों ही एक जैसे हैं. द ओनली डिफरेंस इज, क्योंकि अब नाम से ही पता चल रहा है फ्रॉड यानी जहां पे हमारा इंटेंशन ही क्या है, सामने वाली पार्टी को के साथ फ्रॉड करना, उसको डिसीव करना. और मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं होता. तो देखा जाए तो मिसरिप्रेजेंटेशन एक तरह से एक पॉजिटिव असर्शन है, और जबकि फ्रॉड जो है वो नेगेटिव हो गया. लेकिन दोनों सेम के सेंस में है, क्योंकि दोनों में ही जो पार्टीज होती है वो गलत स्टेटमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सामने वाली पार्टी को. जैसे अगर मैंने कार की बात की, तो कार के बारे में मैंने ऐसी क्वालिटीज बता दी, इसमें एयरबैग्स भी है, इसमें पावर स्टीयरिंग भी है, ये इतना माइलेज देती है, यानी ऐसी बहुत सारी बातें मैंने बोल दी, जिसमें से कुछ बातें सच भी थी और कुछ मैंने यूं ही बोल दी. तो एक होता है जो मैंने यूं ही जो बातें बोली है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस कार गिव्स अ माइलेज अप टू दिस एंड दैट, या फिर माइलेज की तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, हम बात करते हैं कि इसमें एयर बैग्स भी है. अब मुझे पता ही नहीं था इसमें एयर बैग्स है, क्योंकि कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो पता ही नहीं चला उसमें एयर बैग थे भी नहीं थे. लेकिन मैं ऐसा मानती थी कि ये इसमें एयर बैग्स हैं, और ये बोल के मैंने आपको गाड़ी दे दी. यानी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए थे, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, हमारी कार हो गई, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट मैंने क्या दिया कि इसमें एयरबैग्स हैं. अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो फॉल्स था, उसमें एयरबैग्स थे ही नहीं. अब दोनों में ही, चाहे फ्रॉड में चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन में, दोनों में ही पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देती है. लेकिन एक में पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करना नहीं होता है. जैसे मुझे मालूम ही नहीं है कि एयरबैग थे ही नहीं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आप गाड़ी चलाते हो और आप कहते हो मैम इसमें तो एयरबैग्स ही नहीं थे, आपने तो कहा था एयरबैग्स है, ले लो अपनी गाड़ी वापस. मैं कहती हूँ ओ नो, मुझे तो खुद ही नहीं पता था इसमें नहीं है. ये तो हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड. गलत स्टेटमेंट दिया गया था ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं गलत बोल रही हूँ. ये तो हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन. और फ्रॉड में जो मैं गलत स्टेट, यानी फ्रॉड में मैं क्या चाह रही हूँ कि तुम गाड़ी खरीद लो, और इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत ही झूठी झूठी बातें गाड़ी के बारे में बोल दी. इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, वो जो वाकई में था ही नहीं. पर मेरा इंटेंशन क्या था, धोखे से आपको वो गाड़ी सेल कर दो और किसी तरह से 1 लाख रुपए अपने पास ले लो. यही डिफरेंस है. चलो देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन को, कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं. स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई बात बोली जा रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. और हम वो बात किससे रिलेटेड बोले, कुछ कुछ मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड. अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which one party makes in the course of negotiations with a view to inducing the other party to enter into a contract is known as representation. यानी यहाँ पे हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात अभी नहीं करें, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करें. तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वन पार्टी मेक्स. वो स्टेटमेंट कौन दे रहा है, एक पार्टी दे रही है, in the course of negotiations with a view to inducing the other party. अब हम अदर पार्टी को वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, फैक्ट से रिलेटेड वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हम नेगोशिएट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ताकि सामने वाली पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. तो वो नेगोशिएशन के टाइम पे जो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड स्टेटमेंट दी जाती है उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशंस. It must relate to some fact which is material to the contract, and such statements should be related to the material fact. Material fact क्या होते हैं, material fact का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी गाड़ी के बारे में बोल रही हूँ कि इसमें एयर बैग्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू मटीरियल फैक्ट. लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो एयर बैग्स हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, अब ये ओपिनियन है, बेस्ट क्वालिटी कोई से भी हो सकती है, या मैं कहती हूँ मेरी जो गाड़ी है ना वो बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ी है, इसका इंजन जो है वर्ल्ड बेस्ट है. दीज आर नॉट द मटेरियल फैक्ट. मैं किसी मटेरियल से रिलेटेड फैक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन में वो क्या है, वो बेस्ट गाड़ी है.
तो ये दोनों डिफरेंस है, यानी अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये सब किस में ये बात आ गई, ओपिनियन में आ गई। जबकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इट मे बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। ये वर्ड स्पोकन से या रिटन से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, या पार्टीज के कंडक्ट से भी इनको पता लगाया जा सकता है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, ये आगे कह रहा है वो रिप्रेजेंटेशन कई बार हमें पता नहीं होता इसीलिए हम दे देते हैं, तब तो हो गया वो मिस रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कि वो स्टेटमेंट गलत है तब भी हम वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो बन गया फ्रॉड। यानी कुछ रिप्रेजेंटेशन सच भी होते हैं, कुछ झूठ भी होते हैं। तो सच है वो तो उसकी तो बात ही हम नहीं करें, लेकिन जो झूठे रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, जो झूठे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उसमें एक मिसरिप्रेजेंटेशन बनेगा और दूसरा फ्रॉड बनेगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन में और क्या बातें हैं। सो मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट which the person making it honestly believes to be true। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और जो पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है वो ऑनेस्टली ये मान के चल रहा है कि वो सच बोल रहा है, ये सच बात है। which the person making it honestly believes it to be true or which he does not know to be false। या उसको पता ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बात बोल रहा है। ये बात होगी मिसरिप्रेजेंटेशन के डेफिनेशन की। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट व्हिच अ पर्सन मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मैं मान के चल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एयरबैग्स है, मैंने तो जिंदगी भर यही माना था, कभी काम में नहीं आया, वो पता लग गया। और which he does not know to be false, या उसको पता ही नहीं है कि वो फॉल्स है, वो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है वो गलत है। तो दोनों ही केस में मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। एंड द मिसरिप्रेजेंटेशन इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 16 में हमने 15 में कोअर्शन दे रखा है, देन 17 में हमने देखा अनड्यू 16 में हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन है, और 17 के अंदर हम फ्रॉड की बात करेंगे। हमने थोड़ा सा उसको मिसरिप्रेजेंटेशन को पहले ले लिया है। ये तो बात हो गई मिसरिप्रेजेंटेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी किन केसेस में मिसरिप्रेजेंटेशन है। द फर्स्ट इज व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट्स दैट अ फैक्ट इज ट्रू। वो पॉजिटिवली ये मान रहा है कि एक फैक्ट है जो ट्रू है, when his information does not warrant it to be so। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन वो सप्लाई कर रहे हैं वो किसी उसकी वो वारंटी नहीं ले रहा है, या उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन वो ये मान के चल रहा है कि वो सच बोल रहा है। यानी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है उसको साबित करने का, लेकिन उसको लग रहा है कि एयरबैग है, तो वो बोल रहा है कि एयरबैग है। Second, when there is any breach of duty by a person which brings an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice। यानी या फिर कोई पर्सन अपनी कोई ड्यूटी को तोड़ के सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहां पे उसने अपनी कोई ड्यूटी तोड़ी है। ड्यूटी तोड़ने का मतलब है उसकी ड्यूटी थी कि उसको बताना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, लेकिन वो उसने नहीं बताई है क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि इसमें वो कमी है, और इस वजह से वो अपनी ये ड्यूटी तोड़ के भी सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कह देता है। देन थर्ड, और उसको पता भी नहीं है कि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। देन थर्ड इज व्हेन अ पार्टी कॉजेज हाउएवर इनोसेंटली वो कर रहा है, वो इनोसेंटली सामने वाली पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, किसी मिस्टेक के तहत एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए मना लेता है। मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 गाड़ी है और मैंने कहा कि जो भी फर्स्ट गाड़ी गैरेज में खड़ी है मैं आपको वो सेल करना चाह रही हूँ, ठीक है, क्या आप वो खरीदोगे। और मैं ये सोच रही थी कि जो फर्स्ट नंबर गाड़ी है वो तो मारुति है, जबकि बाद में पता चलता है जो फर्स्ट गाड़ी खड़ी थी वो तो मेरी होंडा सिटी खड़ी थी। तो इस तरह से मिस्टेक हो गई थी सामने वाली पार्टी से या किसी एक पार्टी से, और उस मिस्टेक के अंदर वो दूसरी वाली पार्टी को परसुएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो इन तीनों ही केसेस में, चाहे वो मिस्टेक हो, चाहे वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, और चाहे वो कोई ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट हो, वो तीनों ही केस में क्या माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा।
ठीक है, अब बात आती है एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, जिन यानी क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स होने चाहिए उस स्टेटमेंट के अंदर जिसको कि हम मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट मानेंगे, ना ही उसको हम कोएर्शन में डालेंगे, ना ही हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में डालेंगे, ना ही हम इसको फ्रॉड या मिस्टेक में डालेंगे। लेकिन ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही ऐड करेंगे। तो वो पहली चीज क्या है, इट मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, यानी जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो किसी मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मटेरियल फैक्ट अभी मैंने आपको बताया वो, यानी वो सिंपल ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं मियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी सिर्फ आपने ओपिनियन एक्सप्रेस किया है मेरी गाड़ी बेस्ट है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। यानी आपने गाड़ी खरीद ली, उसके बाद कहते मैम आप तो कह रहे थे बेस्ट है, इसमें तो मुझे तो ये कहीं भी बेस्ट नहीं लगी, कहीं पे भी मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तो भाई मेरा ओपिनियन था, मेरे नजरिए में बेस्ट थी। तो दिस इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी मेरा ये बोलना कि गाड़ी बहुत अच्छी है और इसके बाद आपका परचेज करना और आपको गाड़ी अच्छी नहीं लगना, कहीं पे भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। यानी जो फैक्ट बेस्ड मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, जैसे गाड़ी में एयरबैग्स है, जैसे गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, जैसे गाड़ी के ना 16-17 का ये माइलेज देती है, या इसकी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर तक जाती है, ये चीजें हैं। देन सेकंड इज इट मस्ट बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट with a view to induce the other party to enter into the contract। यानी ये जो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट दिया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूड होने से पहले पहले दिया जाना चाहिए। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं कोई स्टेटमेंट क्यों दे रही हूं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे साथ साइन कर लो। पर आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया मेरे साथ, उसके बाद मैं चाहे जो मर्जी गाड़ी के बारे में बात करूं, उस वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी, चाहे मैं झूठी क्यों नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, इस बात समझ में आई। तो यानी ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले दिया गया होना चाहिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ताकि सामने वाली पार्टी को हम इंड्यूस कर सके कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। अब मैं कुछ ऐसे ही यूं ही बात बोल देती हूँ गाड़ी के बारे में, और वो कहते हैं अरे एयरबैग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा एयरबैग्स भी है। वो कह रहे हैं अरे एयरबैग से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो बस गाड़ी चाहिए, मुझे इधर उधर आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, अच्छे से वो चलती हो, उसका इंजन ठीक ठाक हो, दैट्स इट। अब वो गाड़ी ले जाता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया था, मैंने वो स्टेटमेंट क्यों दिया था, ताकि वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, एयरबैग्स का लालच दूंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उसको तो एयरबैग से मतलब ही नहीं था। अब वो गाड़ी चलाता है और वो देखता है कि इसमें तो एयरबैग्स है ही नहीं, तो क्या अब वो स्टेटमेंट वो मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो जब मैंने स्टेटमेंट दिया था वो तो सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस करने के लिए दिया गया था, जबकि वो पार्टी तो उससे इंड्यूस हुए बिना ही वो कॉन्ट्रैक्ट करी, उसको उस स्टेटमेंट से तो लेना देना ही नहीं था, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। देन नेक्स्ट इज it must be made with the intention that it should be acted upon। और वो जो एयरबैग का स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए that it should be acted upon, यानी मेरे इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे ही सामने वाले का पार्टी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होनी चाहिए। अगर इसके बेसिस पे, यानी मेरे एग्जांपल में जब मैंने दिया वो उस बेसिस पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा था, उसको तो ठीक ठाक से गाड़ी चाहिए थी जिसका इंजन ठीक हो, आने जाने के लिए काम आ सके। then it must actually have been acted upon। एक्टेड अपॉन का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और एक्चुअल में एक्टेड अपॉन यानी एक्चुअल में उस पे काम किया गया है, उस स्टेटमेंट पे काम क्या किया गया था, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने वो गाड़ी खरीदी थी, उस एयरबैग के लालच में ही आप वो गाड़ी परचेज करोगे, तभी वो एयरबैग वाला स्टेटमेंट जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो मिसरिप्रेजेंटेशन बनेगा। देन इट मस्ट बी रॉन्ग, ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें, वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, एयरबैग उसमें नहीं होने चाहिए। इट मस्ट बी रॉन्ग बट द पर्सन हु मेड इट ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू। पर मैं तो ये मान के चल रही हूँ ना कि इसमें एयरबैग थे। देन इट मस्ट बी मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। यही एक जो सेंटेंस है ना, वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एक डिफरेंस का एलिमेंट की तरह काम करेगा, दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट सेम रहेंगे फ्रॉड में भी और
मिसरिप्रेजेंटेशन में। मिसरिप्रेजेंटेशन में उसका ऑब्जेक्टिव, यानी मैं जब आपको गाड़ी दे रही थी, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं आपके साथ कोई चीट करूं, मुझे लग रहा था एयरबैग्स है इसीलिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एंड लास्ट इज इट नीड नॉट बी मेड डायरेक्टली टू द प्लेंटिफ, यानी a wrong statement of facts made to a third person with the intention of communicating it to the plaintiff. So these are the essentials of misrepresentation. I repeat, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी भी चीज को अगर मिसरिप्रेजेंटेशन काउंट करना है, किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मिसरिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस होकर मानना है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला है वो जो मिसरिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले वो स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसका कि सामने वाली पार्टी को हम इंड्यूस करें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और इसके पीछे इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है उस पे एक्ट करेगी, उसको परचेज करेगी, उस प्रोडक्ट को हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इंटेंशन भी यही होना चाहिए और वाकई में ऐसा हुआ, यानी उसी के बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया। वो स्टेटमेंट गलत होना चाहिए और लेकिन स्टेटमेंट देने वाला ये माने कि वो सही बोल रहा है, और इसका ऑब्जेक्टिव सामने वाली पार्टी को डिसीव करना नहीं होना चाहिए। तो ये सारे दीज आर द, अगर ये सारी कंडीशंस हैं अवेलेबल, ये सारे एलिमेंट्स हैं और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज व्हाई दे विल बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मीनिंग हमें अच्छे से मालूम है, सो ये इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। देन नेक्स्ट आता है फ्रॉड। अभी मैंने बताया आपको कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही लाइन का डिफरेंस है, दैट इज फ्रॉड में हमारा इंटेंशन ही यही है कि सामने वाली पार्टी को धोखा देना है, नाम ही से पता चल रहा है। हम गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले हम वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमारा इंटेंशन है आपके साथ चीट करना। तो इन सब में क्या, और वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, कुछ गलत स्टेटमेंट दे रही हूँ, वो सारा क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि हमारा सेक्शन 17 जिसमें फ्रॉड जो एलिमेंट है वो दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो 15 में क्वेश्चन दिया गया था, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में आता है फ्रॉड और 18 में आपका आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। तो सेक्शन हमारा क्या कहता है, सेक्शन से पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि जो एक्ट में जो लैंग्वेज दी गई होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, तो हम थोड़ा इसका पहले मीनिंग देखते हैं। इट सेज दैट द फ्रॉड एग्जिस्ट व्हेन इट इज शोन दैट, अगर ये साबित हो जाता है, अब क्या साबित हो जाता है, फर्स्ट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, एक गलत स्टेटमेंट दिया गया था नोइंगली, जानबूझ के, और विदाउट बिलीविंग इन इट्स ट्रुथ, या फिर हम इसके ट्रुथ में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हमें पड़ी नहीं है कि इसमें एयरबैग है भी या नहीं है, हम तो बस उसको बेचने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं या हम ध्यान ही नहीं दे रहे है या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं, हम लापरवाह हैं, बस हमारा मकसद क्या है, इसको किसी तरह से वो चीज बेच दें, इसके साथ हम कांटेक्ट कर दें, विच मीन्स नॉट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, एंड द मेकर इंटेंडेड द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट, और जो वो फॉल्स स्टेटमेंट देने वाला है उसका इंटेंशन क्या है कि सामने वाली पार्टी हमारे साथ किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मेरी झूठी बातों में आके, तो हमारे इसमें हो ऑब्वियसली मैं क्या कर रही हूँ, मैं धोखा कर रही हूँ, चीट कर रही हूँ सामने वाली पार्टी के साथ। और सेकंड चीज इसके अंदर आती है, यहाँ पे तो हम फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं जानबूझ के, सेकंड है देयर इज अ कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, यानी हम कोई मटेरियल फैक्ट छुपा रहे हैं, हमें पता है कि इसके अंदर ये गड़बड़ है, इसका जो ब्रेक है वो खराब है, लेकिन हमने ये बात छुपा ली, हमने बताई ही नहीं, वो भी फ्रॉड कहलाएगा। जब हमें पता होते हुए भी हमने कोई मटेरियल फैक्ट छुपा लिया है, उसको कंसील कर लिया है, दैट विल आल्सो अमाउंट एज फ्रॉड। तो ये दोनों बातें फ्रॉड के अंदर होगी, एक तो हो गया फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के देना या बिना परवाह किए देना, सेकंड कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, किसी मटेरियल फैक्ट को छुपा लेना। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 17 के अंदर क्या क्या चीजें फ्रॉड के अंदर इंक्लूड की गई है। तो फर्स्ट है द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू, हम कोई सजेशन दे रहे हैं कि कोई फैक्ट जो मैं बोल रही हूँ वो ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं होता है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई फैक्ट को हमने छुपा लिया है,
एंड द प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या मैंने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है जिसके पीछे मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि मैं इसको पूरा करूंगी। तो और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई ऐसा एक्ट जो डिसीव करने के ऑब्जेक्टिव से किया गया है, तो इन चारों ही केसेस में फ्रॉड माना जाएगा। अब बात आती है, जैसे हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स किए थे कि किसी चीज को फ्रॉड मानने के लिए क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स उसमें होने चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट है, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। ऑब्वियसली एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तभी वो फ्रॉड में आएगा। सिर्फ तभी नहीं आएगा, और भी चीजें उसके साथ होनी चाहिए। सेकंड इज द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए सिंपली। देन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, और उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी इस पे एक्ट करे, यानी इसके ऊपर कुछ काम करे, इस पे सोचे समझे, इस पे विचार करे। एंड द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ। यानी अब वो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जो गलत स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी, यानी जो देने वाला है, जो मेकर है, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है, उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, और विदाउट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या फिर वो जानना ही नहीं चाहता इसकी सच्चाई है क्या, लेकिन फिर भी वो ऐसे कुछ भी बोले जा रहा है ताकि बस तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो उसके साथ। Then the other party must have been induced to act upon the representation, और अदर पार्टी को हमने इंड्यूस किया है कि वो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे काम करे, उस पे विचार करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और अदर पार्टी उस पे रिलाई करके कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है। यानी द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलीड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, और उसके साथ वाकई में धोखा हो गया। अब देखो सारी चीजों में क्या है, उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो फॉल्स था, जो जानबूझ के दिया गया था, उसके ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पार्टी को वापस सही में पार्टी को ये फील हुआ कि उसके साथ तो वाकई में धोखाधड़ी हुई है, तब वो क्या माना जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट फ्रॉड के अंदर काउंट किया जाएगा। यानी इस तरह का जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ऐसे स्टेटमेंट देकर, तो दैट विल बी कॉज्ड बाय फ्रॉड। और ऐसे में अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगेन ये वॉइडेबल होगा। सामने वाली पार्टी के हाथ में ऑप्शन है, कई बार उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, फ्रॉड से ही सही, लेकिन चीज तो मुझे अच्छी मिल गई, तो उसको रख भी लेता है, यानी वो उससे बाइंड भी हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैम पता कैसे चलेगा। अब पता कैसे चलेगा, इसका जो आंसर है वो बर्डन ऑफ प्रूफ। क्यों नहीं, क्योंकि कोर्ट जो है वो प्रूफ के बिना कोई भी काम नहीं करती, तो आपको हर चीज साबित करनी पड़ेगी। साबित करने के बाद ही आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो लॉ के अंदर, कानून के अंदर। सो अब नेक्स्ट हम कई बार जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे फ्रॉड से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइडेबल ही हो। बहुत बार ऐसे केसेस भी, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनको हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी और किसी लेक्चर में हम देखेंगे, पर अभी के लिए इतना बहुत है। तो सारे केसेस में ये वॉइडेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको तो एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो यही लिखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं अगर आप एक्सेप्शंस मेंशन नहीं करते हैं तो।